हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट, आज हम बेस थ्योरम की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने बेस थ्योरम के बारे में भी जान लिया था, तो इस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। मैं इसके लिए आपको सबसे पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो हमारे पास एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड और 6 ब्लैक हैं, उसमें 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। तो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमें कैसे पता चला कि हमने बेस थ्योरम लगानी है? देखिए, जैसे बोला है वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। और हमने पहले तो बैग सिलेक्ट करने हैं और उस बैग में से रेड बॉल हमने फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। और जो हमने रेड बॉल अपनी निकाली है, हमने प्रूव करना है या हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग 1 में से है। तो इसका मतलब ये हमारे पास रिवर्स प्रोबेबिलिटी का केस हो गया, मींस बेस थ्योरम का केस हो गया। क्या बोला मैंने? कि हमें फर्स्ट बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में इवन क्या हो जाएगा? इवन डिनोट्स कर रहा है, इवन डिनोट्स इवेंट, इवन डिनोट्स इवेंट ड्रॉइंग अ बॉल, ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1। बैग 1 में से हो गया। सिमिलरली E2 हमारे लिए क्या हो गया? E2 डिनोट्स इवेंट, E2 डिनोट्स इवेंट ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 2। तो हमारे लिए बैग 2 हो गया। तो A हमारे लिए क्या है जो हमने फाइंड करना है? A हमारे लिए इस केस में रेड बॉल है स्टूडेंट। तो हमारे लिए क्या हो गया? ड्रॉइंग अ रेड बॉल। A डिनोट्स event that draws a red ball। तो अब हमारे लिए सबसे पहले E1 एंड E2 की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? क्योंकि 2 ही बैग है हमारे पास। अगर हमारे पास 2 ही बैग्स हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दोनों की आ जाएगी 1/2 एंड 1/2। अब हमने ए बॉल, रेड बॉल निकालनी है फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 में रेड बॉल्स कितनी है? 4 है और टोटल बॉल्स कितनी है? 8 है। तो हमारे पास A मींस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से 4/8 आ गई है। और सिमिलरली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग 2 में हमारे पास 2/8 आ गई, बिकॉज उसमें 2 रेड बॉल्स हैं। अब हम अपनी बेस थ्योरम लगाते हैं। हमने निकालना था कि वो हमारे पास बैग 1 में से हो, तो हमने लिखना है यहाँ पे B1/A। तो क्या फॉर्मूला आएगा इसके लिए हमारे पास? इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 डिवाइड बाय दोनों का, क्योंकि 2 वेज है हमारे पास तो दोनों वेज से हम उसको डिवाइड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, A/E1 की 4/8 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू A/E2 कितना है? 2/8 है। तो मैं हमेशा इजी कैलकुलेशन करने के लिए स्टूडेंट्स इनकी किसी की भी कटिंग नहीं करता हूं। मैं जो ऊपर वाली टर्म है हमारे पास न्यूमरेटर की, उसका एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम कोशिश करता हूं सेम बन जाए। तो ऊपर हमारे लिए क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है 4/8, डिनोमिनेटर में भी 8 2 16 4/16 आ रहा है स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर में भी 4/16 प्लस 2/16। तो हमारे पास क्या आ गया? यहां से 4/16 और डिनोमिनेटर में आ गया 4 + 2 6/16। तो 16 कैंसिल हो जाएगा, 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया हुआ है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया आपको? इस तरह से हमने ये बेस थ्योरम लगा के निकाल लिया हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 3 की भी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाता हूं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर बाद में हम चेक कर लेते हैं कि उसमें किस किस केस की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। बैग नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टेटमेंट में? क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बेस थ्योरम के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज
it is known that 60% resides in hostel and 40% are day scholars. Means जो हॉस्टल में नहीं रहते, अपने घर से आते होंगे या कहीं बाहर रह रहे हैं, चलो जो भी है, हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक हॉस्टल वाले हैं और एक नॉन हॉस्टलर्स हैं, डे स्कॉलर्स हैं। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, E1 हमारे लिए क्या हो गया, E1 डिनोट्स कौन सी इवेंट्स, E1 डिनोट्स हॉस्टल स्टूडेंट्स, ठीक है, या स्टूडेंट्स रिजाइड्स इन हॉस्टल। E1 हमारे लिए आ गया इवेंट दैट डिनोट्स इवेंट दैट स्टूडेंट्स रिजाइड्स इन हॉस्टल, ठीक हो गया। एंड E2 क्या चीज है, E2 डिनोट्स इवेंट दैट स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर, ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए डे स्कॉलर हो गए हैं। अब हमारे पास ये दो केसेस हो गए और हमने आगे क्वेश्चन में पढ़ना है, क्या बोल रहा है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन्स ए ग्रेड। तो जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट हैं वो 30% उनका ए ग्रेड आता है और 20% जो हमारे पास डे स्कॉलर्स है उनका ए ग्रेड आता है। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. इसके बाद what is the probability that the student is a hostler? Means A grade साथ में वो hostler हो। तो A हमारे लिए क्या हो गया, A denotes event, A denotes the event that students attain A grade, that student attain ए ग्रेड, या सीधा भी लिख सकते हो आप क्या कि ए डिनोट्स ए ग्रेड। क्लियर हो गया। अब फिर वही बात, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, इसमें 1/2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पहले से उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है परसेंटेज में। 60% है हॉस्टल वाले, तो 60% हटाया, नीचे 100 आ गया। इसी तरह से जो हमारे पास डे स्कॉलर्स हैं वो 40% है, तो वो आ जाएगा हमारे लिए 40/100। तो A/E क्या आएगा, A/E1 आएगा ए ग्रेड और वो स्टूडेंट्स हॉस्टल के हों। तो वो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है 30% ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और ए ग्रेड आता है, तो 30/100। इसी तरह से A/E2 क्या आएगा कि ए ग्रेड आ रहा हो लेकिन वो डे स्कॉलर हो। डे स्कॉलर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो 20% है। क्लियर हो गया ये हमारे लिए। तो ये हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया है। अब लास्ट में क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, और वो हॉस्टलर हो मींस हमने E1 और उसका ए ग्रेड हो, तो हमने प्रोबेबिलिटी E1/A निकालना है स्टूडेंट्स, E1/A। तो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी बेस थ्योरम लगा रहे हैं। बेस थ्योरम क्या कह रही है, यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1। तो यहां पे दूसरा केस भी आएगा क्योंकि दो वेज है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी A/E2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप। प्रोबेबिलिटी E1 की वैल्यू आ गई 60/100 इंटू A/E1 की आ जाएगी 30/100। सेम नंबर से डिवाइड करोगे, 60/100 इंटू 30/100 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 कितना हमारे लिए, वो हमारे लिए 40%, तो 40/100 इंटू A/E2 है 20/100। देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है दोनों का एलसीएम कह दो या आप, वो दोनों में 10,000 आ रहा है, तो वो कट जाएगा ऊपर नीचे से। ऊपर से क्या आया 6 3 18, साथ में 2 zeros आ रही है, तो इधर भी 1800 एंड 4 2 8, इसके पीछे भी 2 zeros आ रही है। तो हमारे लिए क्या बन गया स्टूडेंट्स, हमारे लिए यहाँ पे बन गया 1800 डिवाइड बाय 18 प्लस 8 2600। तो ये 2 0 कट जाएंगी, 2 के टेबल में कट गया, तो आंसर आ गया 9/13। क्लियर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पहले भी आए हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाना है। तो इसका आंसर हमारे लिए 9/13 आ गया हुआ है। तो इस पे हमने बेस थ्योरम अपनी लगा ली है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसकी भी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं आपको। सबसे पहले जब भी पेपर में क्वेश्चन आए
तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें हम बेस थ्योरम लगा रहे हैं, लगेगी या नहीं लगेगी। जैसे इस क्वेश्चन में तो मैं आपको समझा रहा हूं, अभी हमें ये भी पता है कि हम बेस थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे हैं। वहां पे जब इकट्ठे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस से आपको पता चलता जाएगा कि हम बेस थ्योरम के क्वेश्चन इसमें बेस थ्योरम लगेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या स्टेटमेंट है इसमें? इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेसेस। यही होता है ना एमसीक्यू में, आपने फर्स्ट टर्म में देखा है, या तो आपको आंसर आता था या आपने तुक्के लगाए थे, यही बात है। अगर आपको आंसर आता है तो एग्जैक्टली उसका 1 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर तुक्का लगाया है 0 भी हो सकता है या आपके नंबर भी आ सकते हैं। तो हमें बोला गया है let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses, assuming that the student who guesses at the answer will be correct and with the probability 1/4. What is the probability that the student knows the answer given that the answer is correct? तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले 2 लेट करेंगे चीजें, एक E1 एक E2। E1 हमारे लिए है he knows the answer और E2 हमारे लिए आएगा he guesses। ठीक हो गया? E1 क्या हो गया? let E1 denotes he knows the answer, ये हो गया हमारे लिए। एंड E2 क्या हो गया? E2 denotes he guesses। ठीक हो गया? गैस कर रहा है। इसके बाद ए क्या लेट करेंगे? जैसे ए लेट करते ही हैं, हमने इसमें बोला गया assuming that the student who guessed the answer will be correct, तो ए लेट कर लेते हैं, the answer will be correct। A denotes the answer is correct। ठीक हो गया? अब प्रोबेबिलिटी E1 हमें दी हुई है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी E1 3/4 that he knows the answer, यही लिया था ना हमने, 3/4। और E2 कितना आ जाएगा? गैस कर रहा है, या तो इसी को 1 में से माइनस कर दो, 1 - 3/4 दैट इज 1/4। वैसे आपको क्वेश्चन में भी उसने दिया हुआ है, ठीक है, 1/4। अब A/E1 क्या आएगा? A/E1 का मतलब, A का मतलब आंसर इज करेक्ट, E1 ही नोज द आंसर, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या आ गया? A/E1 क्या आ गया? देखिए दोबारा बोलता हूं, A का मतलब है आंसर इज करेक्ट और E1 है ही नोज द आंसर, उसको आंसर पता है और वो करेक्ट भी आ गया, तो 100% चांसेस हैं कि वो तो सही ही आएगा। तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी A/E2 क्या है? A/E2 हमारे लिए बोला गया है कि आंसर इज करेक्ट लेकिन उसने गैस किया है, ठीक है, आंसर इज करेक्ट लेकिन उसने गैस किया है। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास assuming that the student who guesses at the answer and will be correct, ठीक है ना? ए हमारे लिए कि आंसर करेक्ट लेकिन गैस किया है, तो क्वेश्चन में हमें ये दी हुई है प्रोबेबिलिटी, ये हमें दी हुई है 1/4। क्लियर हो गया आपको? तो अब हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर? स्टूडेंट नोज द आंसर मींस E1 एंड ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो वो नीचे आ जाएगा A। तो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी E1/A। अब लगाएंगे इस पे कौन सी थ्योरम? बेस थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट्स। बेस थ्योरम मींस यहां पे प्रोबेबिलिटी E1 इनटू प्रोबेबिलिटी A/E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी E1 इनटू A/E1, और दूसरा केस भी लगाना है इसमें, प्रोबेबिलिटी E2 इनटू A/E2। क्लियर है? यहां तक हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। E1 की प्रोबेबिलिटी है 3/4, A/E1 की प्रोबेबिलिटी है 1, सिमिलरली डिवाइड करेंगे 3/4 इंटू 1, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी है 1/4 एंड A/E2 की है 1/4। ये दो केस बन गए हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 3/4 आया, डिनोमिनेटर में भी 3/4 प्लस 1/16 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप इनको सॉल्व कर लोगे डिनोमिनेटर को, वहां पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर तो ठीक है, ऊपर आ रहा है 3/4 डिवाइड बाय, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 16 आएगा, तो ये हमारे लिए 16 हो गया।
4 से डिवाइड किया 4 और ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 12, यहाँ पे 16 को 16 से डिवाइड किया 1 तो ऊपर जाके 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3/4 आया हमारे पास। और ये 16 है, ये 4th नंबर पे है, फर्स्ट पे चला जाएगा, सेकंड थर्ड इकट्ठे हो जाते हैं। ये 4 4 16 तो ऊपर आ गया 3 × 4 12/13। तो ये हमारे लिए हमारा आंसर है E1/A का, मीन्स ही नोज द आंसर, कब आंसर इज करेक्ट। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी अपनी फाइंड आउट कर ली है, जो हमारे लिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। हमें पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। नोज द आंसर हमारे लिए क्या आ गया, E1/A है, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में था, गिवन दैट वाला नीचे आता है, तो वो हमारे लिए आंसर इज करेक्ट, वो नीचे आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने अपना ये क्वेश्चन निकाल लिया हुआ है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जल्दी से मैं आपको उसकी स्टेटमेंट समझा देता हूं और फिर हम उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है उसकी, हमारे लिए स्टेटमेंट में गिवन है a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। अगर कोई बीमारी है तो लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट क्या करता है, 99% उस बीमारी को डिटेक्ट कर लेता है लेबोरेटरी टेस्ट। However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। If the healthy person is tested, then the probability is 0.005। The test will implies he has the disease। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि जो डिजीज फ्री हैं उनको अगर टेस्ट किया जाए गलती से, बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम चांसेस में वो हो सकता है कि उनको बीमारी शो हो जाए। वैसे हेल्दी हैं लेकिन डिजीज उनको नहीं है, लेकिन टेस्ट जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमें बोला गया है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, what is the probability that a person has a disease given that the test result is positive। हमें क्या निकालना है, what is the probability that the person has a disease, मतलब उसकी डिजीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, given that the test result is positive। एक तो उसको टेस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिजीज की, दूसरी बात उसका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आ गया हुआ है स्टूडेंट, टेस्ट का रिजल्ट भी उसका पॉजिटिव आ गया हुआ है, तो ये हमें निकालना है। ये बिल्कुल सेम ऐसे है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी करवाया था HIV टेस्ट वाला क्वेश्चन, याद होगा आपको HIV टेस्ट वाला क्वेश्चन, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले हम इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। किस तरह से बनेगा, हमारे लिए यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन लिख लेता हूं पहले मैं, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई। इस टोटल पॉपुलेशन में से 0.1% लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी है, तो ये हो गया हमारे लिए 0.1% डिजीज वाले लोग, और बाकी 99.9% वाले ऐसे हैं जो डिजीज फ्री हैं। डिजीज फ्री हो गए, 100 में से हमने माइनस कर दिया है। अब जब इनका टेस्ट किया गया डिजीज वालों का, यहां पे हमने टेस्ट किया इनका, तो टेस्ट करने के बाद क्या मिला कि जो 99% लोग हैं वो बीमार है, वो 99% लोग जो है वो बीमार है। तो ये 99% लोग पॉजिटिव आए और 1% जो है ये लोग नेगेटिव आए। अब इसी तरह से हमारे पास जो डिजीज फ्री हैं, वो हमारे पास जो डिजीज फ्री हैं उनमें से कितने लोग हैं जिनको बीमारी है डिजीज फ्री में से, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1। देखो मैं लाइन पढ़ देता हूं। However, the test also yield a false positive result, false हो गया उनके लिए रिजल्ट, for 0.5% of the healthy person tested। तो इसका मतलब 0.5% लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकाली है टेस्ट ने, वैसे वो डिजीज फ्री थे, तो 99.5% जो हैं वो नेगेटिव आएंगे। क्लियर हो गया आपको ये? तो ये चीजें हमारे लिए आ गई हैं। इसके बाद हमें बोला गया है कि आपने इसमें 2 तरह के लोग लेने हैं, बाद में चलो पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में देखते हैं। E1 हमारे लिए आ जाएगा पर्सन हैज अ डिजीज, तो क्या आ जाएगा E1 हमारे लिए, लेट E1 डिनोट्स पर्सन हैज अ डिजीज, और E2 क्या आ जाएगा, एंड E2 डिनोट्स
पर्सन या हैज नॉट अ डिजीज, सीधा लिख देते हैं हैज नॉट अ डिजीज। ठीक हो गया। और ए हमारे लिए यहां पे क्या आ जाएगा, ए हमारे लिए इसमें जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है वो आ जाएगा, दैट इज टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव। ठीक हो गया यहां तक, इसमें टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब जिनको बीमारी है E1 हमारे पास सामने लिखे हुए हैं, मैंने फ्लो चार्ट बना दिया आपको इसी तरह से। तो प्रोबेबिलिटी जिनको बीमारी है वो है 0.1%, परसेंट हटाएंगे और पॉइंट का भी हम एक डेसिमल हटा दिया, नीचे आ गया 10 और ये परसेंट आ गया, तो 1/1000 हो गया है। और जिनको बीमारी नहीं है वो आपको लिखा हुआ है 99.9%, या इसी को ही 1 में से माइनस कर दो। तो चलो उसी को लिख लेता हूं 99.9%, विच इज इक्वल टू 999, एक तो इसका 10 आ गया और परसेंट 100 का भी लग गया, तो ये आ गया 999/1000। अब हमारे पास A/E1 निकालेंगे। A/E1 का मतलब कि रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है लेकिन उनको बीमारी भी है। ये देखिए रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है और उनको बीमारी भी है। ठीक है, टेस्ट ने भी पॉजिटिव निकाला, उनको बीमारी भी है, तो 99% आ गया। तो इसका मतलब 99/100। सिमिलरली A/E2 क्या आ जाएगा, A/E2 आ जाएगा कि उनकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है लेकिन E2 का मतलब बीमारी नहीं है। तो इस केस में जाएंगे, बीमारी वाले नहीं है, टेस्ट ने उनको निकाला है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 0.5%। तो यहां पे आ जाएगा 0.5 को क्या लिख सकते हो आप, पॉइंट हटा के नीचे आ जाएगा 10 और साथ में 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/1000। क्लियर होगी ये बात सारी। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हुई हैं। अब हमने इसको बेस थ्योरम में पुट करना है, लेकिन कौन सा पार्ट निकालना है, उसने बोला है हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज ए डिजीज। पर्सन हैज ए डिजीज, तो E1 गिवन दैट क्या है हमारे पास, गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो A आ गया नीचे, तो बेस थ्योरम लगाई तो ये आ जाएगा E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1, बेस थ्योरम लगा रहे हैं, डिवाइड बाय सेम यही प्रोबेबिलिटी E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2। वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। प्रोबेबिलिटी E1 कितनी है हमारे पास 1/1000, A/E2 कितना है, A/E1 कितना है 99/100, डिवाइड किससे करेंगे, सेम इसी नंबर से 1/1000 इंटू 99/100 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 कितना है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी E2 है 999/1000, 999/1000 इंटू A/E2 कितना निकाला हमने 5/1000। तो ये आ गया हमारे लिए नीचे। देखिए हमने क्या किया, हमें 0.5 दिया था तो उसका पॉइंट हटा के 10 आया और साथ में 1000 आ गया, 100 आ गया। तो ये हमारे लिए यहां तक वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे तो 5 0 इधर 6 0 आ रही है, तो एक 0 कम है तो इधर लग जाएगा, मैं इधर कर देता हूं कैलकुलेशन। ऊपर तो आ रहा है 99/5 zeros, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में इधर 5 आ रही है इधर 6 आ रही है, तो 6 zeros लगाएंगे, इधर एक 0 लग जाएगी, इधर लगा दी मैंने, और इधर आप मल्टीप्लाई कर दो 999 को 5 के साथ, तो 999 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आ गया 4995। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 4995, 4995 4 एक मिनट, 9 5 45 4, 9 5 45 4 9 9 5 4 9 5 45 4 बचा, 9 5 45 एंड 4 49 9, फिर 4 बचा, 9 5 45 एंड 4 4995, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, और पूरे के नीचे 6 0 आ गई हैं और 5 0 हमारी कट गई, तो ये 0 ने कहां चले जाना है, ऊपर चले जाना है, ये आ गया। और नीचे इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो आएगा 990,
5 9 9 18 1 18 1 90 5 9 8 5 5 9 8 5। तो इसकी अगर हम कटिंग करें 5 के टेबल में तो कितना आ रहा है? 5 1 जा 5 49 बचा यहाँ पे, 5 9 जा 45 4 0 5 8 जा तो 198 आ गया। नीचे भी 5 के टेबल में कटिंग करते हैं, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 48 9 5 जा 45 7 तो नीचे आ गया 1197। तो हमारे लिए आंसर आ गया 198 बाय 1197। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो है इजी है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है और थोड़ा अगर आप ये फ्लो चार्ट इस तरह से बना लो तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। हमारे पास दो तरह के लोग थे, एक 0.1% वो जिनको बीमारी थी, 99.9% ऐसे जिनको बीमारी नहीं थी। टेस्ट दोनों का किया गया, बीमार वालों का टेस्ट किया गया तो टेस्ट ने 99% को पॉजिटिव ही बताया, सिर्फ 1% को नेगेटिव बताया। इधर बीमारी से जो फ्री थे उनमें से 0.5% को टेस्ट ने पॉजिटिव बताया तो 99.9% को नेगेटिव ही बताया, वो नेगेटिव ही थे। तो हमें क्या निकालना था? E1 बाय A निकालना था कि उनको बीमारी भी है और रिपोर्ट ने भी बताया है कि उनको बीमारी है। तो E1 बाय A हमने निकालना था तो हमने बेस थ्योरम लगा के वो फाइंड आउट कर दिया स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ता हूं उसकी क्या है, फिर हम करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2-headed कॉइन। तो यहां बना लेते हैं हम, ये हमने एक कॉइन बनाया है, 3 कॉइन्स हैं, 3 बना लेते हैं। ये 3 कॉइन्स बना लिए। एक कॉइन ऐसा है जो हमारे पास क्या है? 2-headed कॉइन है, मतलब उसके दोनों तरफ हेड है, आगे भी हेड है फ्रंट पे भी और उसकी बैक साइड पे भी हेड है। और आगे क्या बोला है? अनदर इज बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड मैंने बताया था वो कॉइन जो सही नहीं है, फेयर कॉइन नहीं है, तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 75%। अगर हेड हमारे लिए 75% है, इतना ज्यादा बना लेता हूं, हेड हमारे लिए 75% है तो टेल हमारे लिए 25% हो गया। तो ज्यादातर केसेस में हेड आने के चांसेस होंगे, ठीक है। और हमारे पास जो तीसरा कॉइन है एंड थर्ड इज एन अनबाइस्ड, मतलब फेयर कॉइन, बिल्कुल सही कॉइन है। एक तरफ हेड 50% और एक तरफ टेल, तो ये बराबर बराबर चांसेस है 1/2 के लिए। आगे बोला वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2-headed कॉइन। तो सबसे पहले आप क्या लेट करोगे? कॉइन्स लेट करोगे। लेट E1 डिनोट्स फर्स्ट कॉइन, ये वाला ही 2-headed कॉइन, 2-headed कॉइन। E2 क्या है हमारे पास? डिनोट्स कॉइन विद 75%, कॉइन विद क्या है? 75% हेड्स कम्स अप एंड E3 क्या है? डिनोट्स फेयर कॉइन। फेयर कॉइन तो समझ ही रहे हो, हेड एंड टेल के चांसेस बराबर है। अब ए क्या लेट करोगे? उसने लिखा है वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड इट शोज हेड। तो यहीं से पता चल जाता है ए डिनोट्स कॉइन शोज हेड। तो क्वेश्चन में ही होता है जो हमने ए लेट करना है, E1 E2 E3 लेट करना है। पहले सबसे पहले तीनों कॉइन है, जैसे 3 बैग्स होते हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, दैट इज 1/3 होगी स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब हमें A/E निकालना है। ए मतलब हेड आ रहा है और पहले कॉइन में से, ये फर्स्ट कॉइन E1 वाला है, इसमें तो आपके दोनों तरफ ही हेड है, हेड भी शो करे और फर्स्ट कॉइन में से करे, तो इसका मतलब 1 प्रोबेबिलिटी होगी, 100% चांसेस है कि हेड ही आएगा। दूसरा पार्ट A/E2 हेड शो करे तो इधर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, तो मींस 3/4। 75% को क्या लिख सकते हो? 70/100 कटिंग की तो 3/4 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी A/E3, तीसरे में हेड के चांसेस वो तो 1/2 है क्योंकि वो फेयर कॉइन है, सही वाला कॉइन है। निकालना क्या है? निकालना हमें है कि इट वाज 2-headed कॉइन। तो इसका मतलब 2-headed कॉइन कौन सा है? पहले वाला।
इसमें फिर हमने E1 बाय A निकालना है। हेड आया भी और आया भी है फर्स्ट कॉइन में से, तो ये निकालना है। तो बेस थ्योरम लगेगी ना, क्योंकि हमने तो एक तो हेड शो हो रहा है और वो फर्स्ट कॉइन से हो रहा है, टू हेडेड कॉइन में से हो रहा है, तो E1 बाय A लगेगा। लगाइए बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी E1 A बाय E1 और डिवाइड करेंगे तीनों पार्ट से, E1 A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 A बाय E3। वैल्यूज पुट कर दीजिए। E1 की वैल्यू कितनी है, तीनों की तो 1/3 है, एंड A बाय E1 1, डिनोमिनेटर में 1/3 के साथ 1, फिर 1/3 के साथ A बाय E2, A बाय E2 कितना है 3/4, और फिर आगे चलेंगे इसके बाद लास्ट में 1/3 एंड A बाय E3 1/2 स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां पे इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैसे, ऊपर तो 1/3 ही आ रहा है, 1/3 और डिनोमिनेटर में भी 1/3, तो एक आपका ये 3 से 3 काट देते हैं क्योंकि एलसीएम तो अलग अलग ही है, तो ये आ जाए 1/4 प्लस 1/4 और इधर 1/6। तो ये हमारे लिए एलसीएम इसका नीचे 12 आ रहा है, 12 एलसीएम आ गया, तो ये 4 आ गया, 3 से डिवाइड हुआ और 4 डिवाइड करेंगे तो 3 और इधर 2, तो हमारे लिए क्या आ गया 1/3, 12 ऊपर चला गया, फोर्थ नंबर वाला फर्स्ट पे, और इधर 4 + 3 7 2 9, 3 4 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/9 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। यहां पे हमने ये फॉर्मूला लगा लिया था बेस थ्योरम का, तो बाद में हमने ये सारी वैल्यूज अपनी यहां पे कैलकुलेट करके एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना, ऊपर तो 1/3 आ रहा है, इधर आया 1/3, इधर 1/4 और इधर 1/6। जब इसका एलसीएम लेंगे 1/3, 1/4, 1/6 का, तो वो हमारे लिए 12 आ जाएगा। तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 9/12, तो 12 ने टॉप पे चले जाना फर्स्ट पे, ठीक हो गया। कैलकुलेट किया तो 4/9 हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th क्या है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या स्टेटमेंट है उसकी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि हमारे पास एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो ये उनकी काउंटिंग दी हुई है, इतने लोगों को, इतने ड्राइवर्स को इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, उनका इंश्योरेंस किया हुआ है। तो 3 तरह के ड्राइवर हो गए, स्कूटर के, कार के और ट्रक के। आगे उनके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं तीनों की। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, मींस एक्सीडेंट हो गया है उसका, तो हमें बताना है कि जिसका एक्सीडेंट हो गया है वो स्कूटर ड्राइवर था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। एक्सीडेंट तो हो चुका हुआ है, एक्सीडेंट अगर हुआ है तो वो कोई भी हो सकता है, ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है, स्कूटर ड्राइवर भी हो सकता है, और वो हमारे लिए कार ड्राइवर भी हो सकता है। एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमें बताना है कि वो स्कूटर ड्राइवर है। अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस थ्योरम लगा देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर्स ये हमें दिए हुए हैं 2000। नंबर ऑफ कार ड्राइवर्स कितने दिए हुए हैं, ये हमें दिए हुए हैं 4000 एंड ट्रक के दिए हैं 6000। ये 4000 है और ट्रक के हमें दिए हुए हैं 6000। अब टोटल हमारे पास ड्राइवर्स कितने हो गए जिनको इंश्योरेंस उन्होंने किया हुआ है, 4 6 एंड 4 10 एंड 2 12,000। अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी E1 हम लेट कर लेते हैं। किसके लिए, E1 हमने स्कूटर ड्राइवर्स को लेट कर लिया, स्कूटर ड्राइवर को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 12,000, तीनों जीरो कट जाएंगी, 2/12 दैट इज 1/6। सिमिलरली E2 हम डिनोट कर लेते हैं कार ड्राइवर्स के लिए। कार ड्राइवर कितने हैं 4000 और नीचे है 12,000, यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी, तीनों जीरो कट जाएंगी, 4/12 मीन्स 1/3।
प्रोबेबिलिटी E3 हमारे लिए है ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर, और ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000 है, तो 6000 बाय 12000, तीनों जीरो कट जाएंगे यहाँ पे भी, 6 बाय 12 मीन्स 1/2 आ गया हुआ है। ठीक हो गया। अब ए हम क्या लेट करते हैं, लेट ए डिनोट्स, ये क्या हमारे लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए, उसने बोला हमें कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, तो इसका मतलब ए हमारे लिए क्या हो गया, मेट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। ए डिनोट्स इंश्योर्ड पर्सन मेट विद या मीट विद एन एक्सीडेंट, इनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। तो पहले की क्या दी हुई है, पहले की हमें दी हुई है 0.01, ये किसकी है, ये हमें दी हुई है स्कूटर ड्राइवर की 0.01, और दूसरा हमारे पास दिया हुआ 0.03 और तीसरा 0.15, दूसरा है 0.03 और तीसरा हमारे पास है 0.15। क्लियर हो गया। ये तीन केस एक्सीडेंट के उनके इंश्योरेंस वालों का दिया हुआ है कि इंश्योर्ड पर्सन जो है उनके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी ये है। हमें कौन सी निकालनी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, तो E1 लाइट किया था हमने, E1 बाय A फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे लिए प्रोबेबिलिटी E1 A बाय E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाय E2, और तीसरा केस हमारे लिए प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाय E3। क्लियर हो गया, ये तीनों केसेस हैं। तो इन तीनों केसेस में हम अपनी वैल्यूज अब पुट कर देते हैं। तो चलिए इनमें वैल्यूज पुट कर देता हूं, मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूं। क्या है प्रोबेबिलिटी E1 कितना है 1/6, ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इधर, और 1/6 के बाद A बाय E1 इसको लिख देते हैं 1/100, 1/100 आ गया। डिवाइड में भी पहला तो यही आएगा, फिर दूसरा क्या हमारे पास कार ड्राइवर 1/3, और उसकी कितनी है यहाँ पे, उसकी है 0.03, तो इसको क्या लिख देंगे हम 3/100, ये आ गया 3/100, प्लस लास्ट है ट्रक ड्राइवर 1/2 था, उसके लिए कितनी है, उसकी है 15/100। ठीक हो गया, ये 15/100 हो गया है। अब ऊपर अगर आप टॉप देखो तो पहले तो 100 कॉमन आ रहा है सभी में, 100 कॉमन निकाल के काट देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ऊपर 1/6, नीचे भी 1/6, और इधर हमारे पास ये कटिंग करनी है तो आप कर लो, 3 की 3 से भी कर दो, 1 आ गया, और इधर से 15/2 आ गया। स्टूडेंट 100 तो हमने कट कर दिया हुआ है। अब नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं 6 एलसीएम लिया तो 1 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को आगे मल्टीप्लाई 45, तो ये आ गया हमारे लिए 6 से 6 कट गया, 1/45 प्लस 1 46 एंड 6 1/52 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं और फिर उसको भी सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बेस थ्योरम। शुरू में बच्चों को मुश्किल लगता है बहुत, अब तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या स्टेटमेंट है इसकी, इसमें बोला गया है अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B, 2 मशीन्स हैं, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन A प्रोड्यूस्ड 60% of the item of output and machine B produces 40% of the items। तो हमारे पास जो 2 मशीन्स हैं वो हमारे पास प्रोडक्शन कर रही हैं, एक कर रही है हमारे लिए 60% और एक हमारे लिए कर रही है 80%। तो हमारे लिए हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट E1 denotes machine A and E2 denotes machine B। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, पहले की हमें दी हुई है 60% वो प्रोडक्शन करती है। तो E1 डिनोट्स प्रोडक्शन ऑफ मशीन ए बोल सकते हो आप, तो ए मशीन ए होगी, कितनी प्रोडक्शन है 60%।
तो 60/100। सिमिलरली E2 मशीन की प्रोडक्शन कितनी है, उसकी प्रोडक्शन है हमारे लिए 40%, तो 40/100 यहां तक हो गया। इसके बाद बोला गया है हमारे पास कि फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही है मशीन ए 2% और बी मशीन 1%। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन one item is chosen at random from this and it is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? तो A क्या लेट कर लेते हैं, let A denotes defective item, ठीक है, A denotes defective item। तो defective item प्रोड्यूस कर रही है मशीन A, कितनी दी थी हमें दी हुई है क्वेश्चन में 2%, तो परसेंट मीन्स 2/100। सिमिलरली डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है मशीन 2, वो कितना कर रही है, मशीन बी कितना कर रही है 1%, तो ये आ जाएगा 1/100। लास्ट में क्या बोला था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। बी मशीन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और बी मशीन कौन सी है हमारे लिए, वो हमारे लिए E2 है। तो E2/A हमें निकालना है। डिफेक्टिव आइटम ए हो गया, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तो बी को हमने E2 लेट किया है, तो बेस थ्योरम लगेगी। दोनों में से एक मशीन है जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो बेस थ्योरम लगेगी। तो ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2 डिवाइड बाय सेम प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2, और फिर दूसरा भी है हमारे पास, वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1। वैल्यूज पुट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी E2 की 40/100 इंटू A/E2 की 1/100 डिवाइड बाय 40/100 इंटू 1/100, प्रोबेबिलिटी E1 60/100 इंटू A/E1 विच इज 2/100। तो अगर आप ऊपर जो दिया है न्यूमरेटर, उसका डिनोमिनेटर देखो, वो भी 10,000 आ रहा है और नीचे भी 10,000 ही आ रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कट जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इधर आ जाएगा 40/40 और 60 को 2 से किया तो 120 आ गया स्टूडेंट्स। तो हमारे लिए क्या आ गया यहाँ पे 40 और डिनोमिनेटर में 120 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 160 आ रहा है। तो हमारे लिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/4, दैट इज डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो हमारे लिए उसका आंसर है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो चलिए अब हम इसी तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं आपके लिए और फिर अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, इसमें हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेशन। द प्रोबेबिलिटी इज दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो पहले ग्रुप की प्रोबेबिलिटी है विन की वो 0.6 है, तो पहले ग्रुप को ए लेट कर लेते हैं और दूसरे ग्रुप को बी लेट कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में, लेट E1 डिनोट्स फर्स्ट ग्रुप विन्स एंड E2 डिनोट्स सेकेंड ग्रुप। क्लियर हो गया। इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, वो कितनी हैं, प्रोबेबिलिटी E1 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी E2 दैट इज 0.4। इसके बाद बोला है फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अगर फर्स्ट ग्रुप विन करता है, जीतता है, तो वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है and corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that the new product introduced was by the second group. तो हमें A क्या लेट करना है,
कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड। क्या है हमारे पास? ए डिनोट्स न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया। तो हमारे पास A बाई E1 क्या है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, और वो कौन कर रहा है? वो फर्स्ट ग्रुप कर रहा है। अगर वो जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7। यहां पे लिख दो E1 डिनोट फर्स्ट ग्रुप विंस, नीचे भी यही आएगा। इसी तरह से A बाई E2 ये कितना है कि नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है सेकेंड ग्रुप, अगर वो जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप का निकालना है, मींस प्रोबेबिलिटी E2 बाय A। सेकेंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया है क्या? नया प्रोडक्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो क्या है हमारे लिए? हमारे लिए आ गया यहां पे प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A बाय E2। सिमिलरली नीचे भी यही आ जाएगा E2 A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A बाय E1। वैल्यूज पुट कर दो इसमें। प्रोबेबिलिटी E2 की वैल्यू कितनी है हमारे लिए? 0.4। A बाई E2 की कितनी है? 0.3। नीचे भी यही आएगा 0.4 इंटू 0.3। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। A बाई E1 की कितनी है? 0.7। अगर हम स्टूडेंट्स ध्यान दें कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के डेसिमल हटाएंगे तो दोनों में 100 आएगा। मैं करके दिखा देता हूं इस बार। 4 3 12 बाई 100 और डिनोमिनेटर में भी 12 बाई 100 प्लस 6 7 42 बाई 100। तो क्या आ गया हमारे लिए? हमारे लिए यहां पे आ गया 12 बाई 100 डिवाइड बाय एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर में, तो ऐड हो जाएगा 42 प्लस 12 54 बाई 100। 100 कट गया यहां से, तो ये आ गया 12 बाई 54। तो ये हमारे लिए 6 के टेबल में आ रहा है। 6 2 12, 6 9 54। तो आंसर आ जाएगा हमारे लिए 2 बाई 9। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया यहां पे 2 बाई 9। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 10th करते हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं इसकी। 10th क्वेश्चन में हमें बोला गया है, सपोज ए गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स अ 5 और 6 शी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स। अगर ये उसकी डाइस के ऊपर 5 या 6 आ रहा है तो उसको कॉइन 3 बार फेंकना है। उसकी 3 बार कॉइन की सैंपल स्पेस बना लेंगे, और अगर हेड आ रहा है उसमें नंबर ऑफ हेड्स नोट करने हैं। आगे बोला गया है अगर 1 2 3 और 4 आता है तो उसको एक ही बार कॉइन फेंकना है और उसके ऊपर हेड एंड टेल आएंगे। तो हमें क्या करना है? इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 हेड एग्जैक्टली 1 हेड हो, और साथ में हमें ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो सबसे पहले हमने एक डाइस की सैंपल स्पेस निकाल लेनी है। तो एक डाइस की सैंपल स्पेस हमारे लिए क्या आ जाएगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से E1 हम क्या लेट कर लेंगे? E1 हम लेट कर लेंगे 5 और 6। E1 हमारे लिए क्या है? E1 denotes she get 5 or 6. Let E1 denotes the event that she gets 5 or 6. और इसी तरह से and E2 denotes the event that she gets 1 2 3 और 4। ठीक हो गया। और इसके बाद हमने क्या निकालना है? जो ए हमारा क्या होता है, क्वेश्चन में ही लिखा होता है इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड। तो ए क्या हो जाएगा? ए डिनोट्स एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक हो गया यहां तक। अब प्रोबेबिलिटी E1 क्या आ जाएगी? क्योंकि 5 और 6 बोला है, टोटल आउटकम्स एक डाइस में 6 होती हैं, 5 और 6 मतलब 2 आउटकम्स हो गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 आ जाएगी, कटिंग करके 1/3। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी E हमारे पास ये 4 केसेस है, तो इस केस में 4/6 आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी A/E1
उसने बोला है कि अगर 5 और 6 आता है तो उसको क्या करना है, 5 और 6 के केस में 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करना है। तो यहां पे इस केस में क्या करना है, टॉसेस कॉइन 3 टाइम्स। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी आ जाएगी HHH, HHT, HTH, THH, फिर उसके बाद HTT, THT, TTH एंड TTT। तो ये हमारे लिए आ गया। इस केस में एग्जैक्टली वन हेड कहां पे आ रहा है, एग्जैक्टली वन हेड ये TTH, THT एंड HTT पे आ रहा है। तो 3 केस हैं, तो ये आ जाएगी 3/8 और सिमिलरली A/E2। A/E2 मतलब जो ये सेकंड वाला केस था जिसमें उसने 1 2 3 और 4 बोला, इसमें कॉइन एक ही बार फेंकना है। तो इस केस में सिर्फ हेड या टेल आना है, हेड या टेल। तो इस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया आपको। अब हमें क्या बोला है कि 1 2 3 और 4 जो है उस केस में हेड एग्जैक्टली वंस आता हो। तो 1 2 3 4 किस केस में आ रहा है, E2। तो बेस थ्योरम कैसे लग जाएगी, ये लग जाएगी आपकी E2/A, ये निकालना है। ठीक हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या आना था, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने इसमें से इसमें वैल्यूज अपने पुट कर देनी है। तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी E2 कितना है, ये देखिए यहां पे हमने 2/6 लिखा, रहने दो चाहे आप, क्योंकि दोनों में एलसीएम सेम आ रहा है, नहीं तो कटिंग वाला भी यूज कर सकते हो। तो यहां से आ जाएगा E2 की प्रोबेबिलिटी, E2 की लेनी है 4/6 आ रही है, 4/6 की कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो हम यहां पे 2/3 यूज कर लेते हैं, यहां पे 2/3 और साथ में A/E2 1/2, डिनोमिनेटर में भी यही आएगा 2/3 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी E1 वो है 1/3 और यहां पे मल्टीप्लाई होगा A/E1, वो हमारे लिए 3/8 है स्टूडेंट्स। तो यहां पे हमारे लिए क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे ऊपर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे लिए यहां पे क्या सोल्यूशन आएगा, इधर ऊपर करता हूं मैं आपके लिए, यहां पे आ जाएगा 1/3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, दूसरा भी 1/3 ही है और इधर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो 1/8। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम 24 आ रहा है, 24 को 3 से किया 8 डिवाइड और 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3, 24 टॉप पे चला जाएगा, नीचे 11, 3 की 8 24 से कटिंग हो गई, तो आंसर आ गया 8/11। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। देख लीजिए एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर 8/11 है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। मैं ये रब कर देता हूं और फिर जल्दी से उसकी स्टेटमेंट भी आपके लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके लिए बोला गया है कि a manufacturer has 3 machines A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other operators B and C produces 5% and 7% defective items. A is in a job for 50% of the time, B is in a job for 30% of the time and C is in job for 20% of the time. A defective item is produced, ये हमारे लिए A हो जाएगा। What is the probability that it is produced by operator A? तो इसका मतलब ये जो 50%, 30% और 20% है, ये हमारे लिए E1, E2 एंड E3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको हम लेट कर लेते हैं अपने लिए E1, E2 एंड E3। तो E1 क्या आ जाएगा, सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटर A। चलिए E1 हमारे लिए आ जाएगा लेट E1 denotes selection of operator A, ठीक हो गया। E2 denotes selection of operator B and E2 denotes selection of operator C। यहां तक हो गया। तो ये हमारे लिए परसेंटेज दी हुई है
और हमने ए क्या लेट करना है, ए हमने लेट करना है डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड एंड ए डिनोट्स डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले एबीसी जो ऑपरेटर्स है उनकी सिलेक्शन कर लेते हैं। 50, 30 एंड 20 दी हुई है स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगी, 50% है तो नीचे 100 लग गया, E2 की 30 है तो 30/100 आ जाएगा। एंड सिमिलरली जो तीसरा ऑपरेटर सी है उसके लिए 20% है तो 20/100 हो जाएगा। ठीक हो गया यहां तक, 50, 30 एंड 20। अब तीनों की हमें परसेंटेज डिफेक्टिव की भी दी हुई है A/E1। पहले की 1% है तो 1/100, दूसरे की डिफेक्टिव की पहले की 1% थी, दूसरे की 5% है तो 5/100, और तीसरे की 7% है तो ये आ जाएगा 7/100। हमें निकालना क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए ऑपरेटर। तो ए ऑपरेटर की निकालनी है हमने। अगर ए ऑपरेटर की निकालनी है स्टूडेंट तो इसका मतलब हमें बेस थ्योरम यूज करते हुए E1/A फाइंड आउट करना है। तो E1 हमारे लिए फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी E1 बेस थ्योरम A/E1। डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगा हमारे लिए। पहला तो E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2, क्योंकि 3 केसेस हैं इसमें तो उसमें क्या आ जाएगा, तीसरे में प्रोबेबिलिटी E3 इंटू A/E3। अब तीनों की वैल्यूज पुट कर दो आप। E1 की प्रोबेबिलिटी 50/100 इंटू A/E1 1/100। डिनोमिनेटर में भी यही आएगा, पहले में 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस अगले की है 20/100 इंटू 7/100। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दो, न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है सभी का एलसीएम में 10,000 आ रहा है, तो कट जाएगा ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले का डिनोमिनेटर। तो बचेगा क्या, ऊपर 50 बचा है और नीचे 50 प्लस 30 इंटू 5 150, 20 इंटू 7 140। तो ये हमारे लिए जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 200 340, 0 से 0 चला गया तो आंसर आ जाएगा 5/34। तो ये हमारे लिए हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का, दैट इज 5/34। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्या स्टेटमेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर जो इसका 12th है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं और फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने थे, इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं। हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, उसमें से एक कार्ड जो है वो आपका गुम गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, जो गुम गया है उसमें से जो बाकी बचे हैं उसमें से हमें कार्ड निकालना है। कौन से कार्ड निकालने हैं, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। जो रिमेनिंग बचे हैं 51 उसमें से जो दोनों कार्ड हैं वो डायमंड के हों, ठीक है, या है वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, और हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमारा कार्ड गुम हुआ है वो हमारा कार्ड डायमंड कार्ड है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जब हमारा पहला कार्ड गुम हुआ है तो उसको हम क्या लेट कर सकते हैं, उसको हम ये भी लेट कर सकते हैं कि हमारा गुम कार्ड डायमंड का है, ठीक है, या वो डायमंड का नहीं है। तो हमारे लिए दो चीजें इसमें हो जाएंगी। E1 हम लिख देंगे लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड कार्ड, E2 हो जाएगा लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड कार्ड। तो चलिए पहले लिखते हैं लेट E1 डिनोट्स लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड कार्ड
and E2 denotes lost card is non-diamond, वो डायमंड नहीं है, नॉन डायमंड कार्ड। तो इस तरह से हमने ये दो चीजें अपनी लेट कर ली हैं और हमारे पास आगे क्या आ जाएगा कि जो हमने दो कार्ड निकालने हैं वो डायमंड कार्ड निकालने हैं फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड्स। आगे क्या है, ए डिनोट्स टू, कौन से लेने हैं हमने, टू डायमंड कार्ड्स फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड्स। स्टूडेंट्स आपकी स्टेटमेंट में ही E1 होता है, उसी में ही आपका E2 होता है, उसी में ही A होता है। A कहां पे होता है, जहां पे आपको लिखा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसके पहले ही लिखा होता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड, तो ये आपके लिए A हो गया। देखो मैंने वही लिखा वहीं से, A डिनोट 2 डायमंड कार्ड फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड्स। तो हमें निकालना भी यही है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो आपका डायमंड होगा। मींस ये देखो लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड E1 हो गया और जो दो कार्ड हमने निकालने हैं वो डायमंड कार्ड ही हमने निकालने हैं। मींस हमने E1 by A निकालना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी E1 क्या आएगी कि आपके पास लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड कार्ड। अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड कार्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, डायमंड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं और टोटल 52। तो कार्ड इसमें से गुम हुआ होगा 13 में से, डायमंड से ही डायमंड गुम होगा, नॉन डायमंड में से तो नहीं डायमंड गुम हो सकता। तो ये हो जाएगा। अगर हमारा डायमंड कार्ड नहीं गुम हुआ है, नॉन डायमंड हुआ है, तो नॉन डायमंड कितने होते हैं, या तो इसको 1 में से माइनस कर दो या इसी को या 52 को में से 13 माइनस कर दो, वो आ जाएगा 13 by 52। तो स्टूडेंट्स इसकी आप कटिंग भी कर सकते हो। इधर हमारी कटिंग करके आ जाएगा 1 by 4 और इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 by 4। अब हमें A बोला है, A by E1। A by E1 का मतलब कि हमने दो कार्ड निकालने हैं, डायमंड के निकालने हैं 51 में से, लेकिन हमारा कार्ड जो है वो डायमंड का गुम हो गया हुआ है। तो दो कार्ड किसमें से निकलेंगे, डायमंड के। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास हमारा डायमंड कार्ड एक गुम हो गया हुआ है, E1 में लिखा है हमने, क्योंकि E1 से A निकालना है ना। डायमंड कार्ड गुम हो गया, बाकी कितने बचे, 12 डायमंड कार्ड बचे। और निकालना कौन सा है, हमने डायमंड कार्ड ही दो निकालने हैं। तो जो बचे हुए डायमंड कार्ड्स हैं उनमें से दो कार्ड निकालेंगे। तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 12C2 और नीचे तो 51C2 ही आएगा। हमारे पास 51 बचे हैं एक कार्ड गुम होने के बाद, उसमें से हमने दो कार्ड निकालने हैं और ऊपर हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ये हैं कि हमने दो डायमंड कार्ड निकालने हैं, किसमें से, जो रिमेनिंग डायमंड कार्ड बचे हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आ गया, इसका कॉम्बिनेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी करना अभी कर लो, जरूरत तो है ही है इसकी, तो अभी कर लेते हैं इसको हम यहीं पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे लिए, ऊपर 12 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। सिमिलरली इधर आ जाएगा 51 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 49 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट ये जो हमारा दूसरा और चौथा फैक्टोरियल 2 है ये आपस में कट जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10, डिनोमिनेटर में भी 51 into 50 into 49 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 49। तो 49 से 49 और 10 से 10 कट जाएगा। तो हमारे लिए क्या बचा, 12 into 11 डिवाइड बाय 51 into 50। ये हमारे लिए आ गया इधर, ठीक हो गया हमारे लिए। इस तरह से हमने ये निकाला है। आगे अगर आप कटिंग करना चाहते हो तो आगे कटिंग थोड़ी बहुत हो रही है, वो आप कर भी सकते हो। ठीक हो गया यहाँ पे, तो आप इसकी कटिंग कर लो। 2 के टेबल में 6 आएगा, इधर 2 के टेबल में हमारे लिए 25 आएगा। 3 के टेबल में आगे भी कटिंग हो रही है, 3 2 जा 6 और इधर 17 3 जा 51। तो ऊपर 22 आ गया और नीचे 25 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 3 17, 1 5 जा 1 2 जा, तो 5 2 4, तो 425 नीचे आ रहा है स्टूडेंट्स। ये भी देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी कैलकुलेशन कम करने की, दोनों का डिनोमिनेटर अभी आगे भी एक पार्ट करना है ना, तो वहां पे भी निकाल लेंगे। क्लियर हो गया यहां तक। अब आप इतना पहले देख लो, इसके बाद फिर मैं ऊपर वाला कर देता हूं और वहां से A by E2 भी फाइंड आउट कर लेता हूं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आगे करता हूं क्वेश्चन को। आगे क्या हमारे पास, ये रब कर दिया मैंने यहां तक। अब हमें
आगे निकालना है यहां से A/E2, प्रोबेबिलिटी A/E2। इसका क्या मतलब है? ए का मतलब था कि जो दो हमने कार्ड निकालने हैं, डायमंड के निकालने हैं, लेकिन हमारा डायमंड कार्ड गुम नहीं हुआ है, हमारा नॉन डायमंड कार्ड गुम हुआ है। तो इसका मतलब हमारे डायमंड कार्ड तो पूरे हैं, तो उसी में से दो का हमने कार्ड निकालने हैं, और नीचे तो 51C2 ही आएगा। क्लियर हो गया? तो कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। ऊपर आ गया 13 फैक्टोरियल, 2 और दोनों का डिफरेंस, नीचे 51, 2 और दोनों का डिफरेंस 49। तो ये 2 से हमारा 2 फिर कट गया। ऊपर आ गया 13 इंटू 12, 11 से 11 कट जाना है, रहने देते हैं लिखने के लिए, 13/12, और नीचे 51 इंटू 50, 49 से 49 कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 के टेबल में 6 आएगा, इधर 25, 3 के टेबल में 2 आएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 26, और इसको तो हमने मल्टीप्लाई भी किया था, फिर दोबारा कर लेते हैं। 7 5 35, 7 2 14, 3 17, 1 5 1 2 5 2 4, तो 425 आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। क्लियर हो गया आपको? तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? लॉस्ट कार्ड जो आपका डायमंड का है, मींस E1/A निकालेंगे स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी E1/A, बेस थ्योरम लगा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1, डिनोमिनेटर में भी यही आएगा, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2। स्टूडेंट्स अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो। E1 की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/4 है, A/E1 की प्रोबेबिलिटी हमने ये निकाली है 22 डिवाइड बाय 425, डिनोमिनेटर में भी यही आएगा 1/4, 22/425 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 कितनी थी? 3/4, और ये भी मल्टीप्लाई होगा A/E2 26/425। तो हमारे लिए क्या आ गया ऊपर हमारे लिए, मैं ये रब कर देता हूं, और भी आगे ये वाली चीज भी रब कर देता हूं। यहां से क्या आ जाएगा हमारे लिए? ऊपर से आ जाएगा 22, देखो डिनोमिनेटर सेम है, 4 इंटू 425, 4 इंटू 425 नहीं चाहिए, कट कर दिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। 22, 26 को 3 से किया तो ये आ जाएगा 78। तो ऊपर आया 22, इनको ऐड किया, ये कितना आ जाएगा? 22 एंड 78, तो ये 100 आ जाएगा। जब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे लिए आंसर 2 के टेबल में 11/50 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। तो हमारे लिए लॉस्ट कार्ड जो था उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारी 11/50 आ गई है स्टूडेंट्स। कौन से लॉस्ट कार्ड की? डायमंड लॉस्ट कार्ड की। ठीक है, तो ये हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 13 करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्या आंसर आएगा उसका, क्या ऑप्शन है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ही ऑप्शन वाले ही हैं हमारे लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसकी स्टेटमेंट हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? 13 में हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। ए कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड इज। देखो दो ही केसेस होते हैं, या तो हमारे लिए हेड आएगा या हमारे लिए हेड नहीं आएगा। अगर हमारे लिए हेड आएगा तो हम उसको E1 लेट कर लेते हैं, E2 हमारे लिए नॉन हेड के लिए आ जाता है। तो क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, लेट E1 denotes head appears। ठीक है, head appears, and E2 denotes tail appears। और A हम किसको लेट करेंगे इस बार? A हम लेट कर लेते हैं कि A रिपोर्ट्स, जो आदमी है उसका नाम A दिया हुआ है, A स्पीक्स ट्रूथ, A स्पीक्स ट्रूथ। A हमारे लिए क्या आ जाएगा? A स्पीक्स ट्रूथ, ये हमारे लिए आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी E1, जब हेड हमारे लिए आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी?
हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। आपको पता ही है जब हम कॉइन फेंकते हैं। सिमिलरली टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाएगी। A/E1 क्या आएगा? अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। A/E1 प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। A स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। तो A का मतलब A स्पीक्स ट्रूथ, E1 मतलब हेड अपीयर्स। और हमने क्या बोला है? A स्पीक्स ट्रूथ is 4/5, a coin is tossed, A reports that head appears। तो ये उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई which is equal to 4/5 आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? A speaks truth that is 4/5। और A/E2 क्या हमारे लिए? A/E2 है हमारे लिए कि A तो सच बोल रहा है, ठीक है, लेकिन वो हेड नहीं आ रहा। अगर हेड नहीं आ रहा तो इसका मतलब टेल आ रहा है। अगर हेड हमारे लिए ये वाली 4/5 है तो हम क्या करते हैं? माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/5। और निकालना हमें क्या है? दैट एक्चुअली इट वाज अ हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी E1/A निकालना स्टूडेंट बेस थ्योरम से। प्रोबेबिलिटी E1 A/E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1। काफी इजी है स्टूडेंट्स। अब तो प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2 वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी 1/2, A/E1 हमारे लिए 4/5। सिमिलरली नीचे भी यही आएगा। E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, A/E2 की प्रोबेबिलिटी 1/5। डिनोमिनेटर देख लें, इधर भी 10 आ रहा है दोनों में और ऊपर भी 10 आ रहा है, तो 10 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 + 1 दैट इज 4/5 हमारा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अब हम अपना स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी थी, 4/5 वाली। ये आपके लिए ए ऑप्शन थी। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट भी मैं पढ़ देता हूं आपको और फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इसकी स्टेटमेंट? इसकी स्टेटमेंट में हमें ये दिया हुआ है कि A and B आर टू इवेंट्स सच दैट A इज सबसेट ऑफ B। हमें ये गिवन है कि A B का सबसेट है। एक तो हमें ये दिया हुआ है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? दूसरा हमें ये बोला है कि P B प्रोबेबिलिटी B इज नॉट इक्वल टू 0। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें बताना है उनमें से कौन सी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास A इज सबसेट ऑफ B हो तो इसका मतलब A तो B से छोटा है। और अगर A और B की इंटरसेक्शन की जाए, A B से छोटा है, तो A और B की इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे लिए आंसर क्या आ जाएगा? हमारे लिए आंसर A आ जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर हम दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा दें तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी A के बराबर आ जाएगी। अब जो ऑप्शंस हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बोल रहा हूं कि इन A B और C ऑप्शंस में उसने क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी A/B A/B A/B। तो मैं यहां पे पहले A/B लेके चलता हूं। इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी कंडीशनल हमने की थी A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी B। अब इसके बाद क्या बोलोगे? A इंटरसेक्शन B हमने प्रूफ किया, ये देखिए। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी B। और हमारी जो ऑप्शंस हैं, पहली ऑप्शन प्रोबेबिलिटी B बाय प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो नहीं लगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। तो जो B ऑप्शन है उसमें हमारे लिए क्या बोला गया है? B ऑप्शन में हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी A बाय B इज लेस देन प्रोबेबिलिटी A। तो क्या प्रोबेबिलिटी A बड़ा हो सकता है A बाय B से? देखिए बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि A तो हमारा सबसेट है। इसका मतलब A अगर B का सबसेट है, ऊपर वाला आंसर छोटा है, डिनोमिनेटर का आंसर तो बड़ा है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को रिमूव कर दें, ये तो छोटा रह जाएगा हमारे लिए। तो कैसे ये ग्रेटर हो सकता है? तो ये ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगी। अगर हम यहां से डिनोमिनेटर हटा दें और सिंपल पी ए लिख दें, बिकॉज बी तो ग्रेटर है, ये देखिए ना, बी ए से बड़ा है। अगर नीचे आंसर बड़ा आ रहा है, मान लो नीचे 2 आ रहा है और ऊपर 1 आ रहा है, अगर इसको हटा दें, इसको हम हटा दें, तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये वाली चीज ग्रेटर हो जाएगी। अभी तो हमने इक्वल लिखा है, मैं आपको लिख के बताता हूं एक बार दोबारा से। ये लिखा था मैंने,
मैंने ये बोला है कि b बड़ा है आपके पास, ठीक है, दोनों इक्वल है। b हमारे लिए मान लो 20 है, ऊपर हमारे लिए मान लो 4 है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब अगर ये हटाएंगे, अभी आंसर 1/5 हटाया आ रहा था जब 20 लगाया, तो 1/5 उसके इक्वल है। जब ये हटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारे लिए ये जो हमारा 4 है ये अकेला रह जाएगा। तो इसका मतलब ये जो p a/b है, एक सिंपल सी बात भी है, a b का सबसेट है, तो हमारे लिए ये चीज नहीं आएगी। जब b डिनोमिनेटर हटा दिया तो p a/b हमारा जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा स्टूडेंट, बिकॉज हमारा b जो है वो a का क्या है, b का हमारे लिए सेट है, a हमारे लिए सबसेट है। तो हमारे लिए ऑप्शन सी आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। इस तरह से हमने अपनी बेस थ्योरम के सारी पूरी एक्सरसाइज अपने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है इस बेस थ्योरम का आपको समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।